नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज का जो हमारा वीडियो है इसको डिमांड किया है गुरुग्राम से हिमांशु सिंह जी ने। हिमांशु सिंह जी ने इससे पहले भी एक वीडियो डिमांड किया था कि सिक्योरिटी का फुल फॉर्म क्या है। ये दूसरा उन्होंने वीडियो डिमांड किया है। उन्होंने हमसे पूछा है कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर का डिफरेंट साइट पर क्या क्या काम होता है। अब मैं चाहूँ तो इस वीडियो को एक ही में वीडियो में बना सकता हूं, लेकिन फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आपको छोटी सी छोटी नॉलेज भी हर साइट के हिसाब से मिले, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको साइट वाइज बताऊंगा। तो इससे मुझे 5-6 वीडियो बनाने पड़ेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आपके लिए कुछ भी। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक बार थैंक यू बोल के हिमांशु सिंह जी को थैंक यू, आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन किया ताकि हम वीडियो बना पा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन साइट पर सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटीज क्या है। एक कंस्ट्रक्शन साइट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहां पर एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटीज क्या होती है। तो फ्रेंड्स किसी भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर की सबसे पहले जो ड्यूटी होती है पंक्चुअलिटी होती है, मतलब वक्त का पाबंद होना चाहिए, उसको टाइम पर ड्यूटी आना चाहिए, क्योंकि भाई वो लीडर है, उसको देखकर ही सारे लोग काम करने वाले हैं। जो जैसे मतलब यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसी राजा होगा वैसे प्रजा होगा। भाई आपका लीडर ही ठीक नहीं होगा तो आपका कामकाज कैसे ठीक चलेगा। इसलिए अगर आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि आप समय के पाबंद रहें, समय पर ड्यूटी आए और जाए। उसके बाद जो आता है दूसरा पॉइंट, हैंड ओवर और टेक ओवर। फ्रेंड्स हैंड ओवर और टेक ओवर बड़ी सावधानी से करना चाहिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा एक एक पॉइंट आपका हैंड ओवर टेक ओवर रजिस्टर जो होता है उसमें आप लिखें। एक बार वर्बली आपने नहीं बोला तो भी चलेगा, क्योंकि दूसरे सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी है हैंड ओवर को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद अपनी ड्यूटी की शुरुआत करना। तो हैंड ओवर और टेक ओवर में बहुत ध्यान दें, क्योंकि हैंड ओवर टेक ओवर में गलती की वजह से 90% सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी चली जाती है। इसलिए हैंड ओवर टेक ओवर में बहुत ध्यान दें, कोई भी पॉइंट वगैरह मिस नहीं करें। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप सही चीज़ लिख ले, फिर कुछ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आप वर्बली बोल दे। नहीं बोला तो भी चलेगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी भाई उसको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आता है ब्रीफिंग। ब्रीफिंग इतनी कड़क ले, जैसे मॉर्निंग की कड़क चाय पीकर आपका मतलब दिमाग फ्रेश हो जाता है ना, बस ऐसी इतना लाउड इतना क्लियर बोले जो बोले कि अगल बगल वाले सुने ना तो उनको भी लगे ब्रीफिंग हो रहा है किसी सिक्योरिटी का। तो ऐसा ले। उसमें आप क्या डिस्कस करेंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आप प्रीवियस डे में जो भी इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसमें किसकी गलती थी, क्या गलती थी, और दोबारा गलती कैसे नहीं हो और हम कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, कैसे अच्छी और जो हमारी गलतियां जो हैं वो दोबारा नहीं हो, इसके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन करें। फिर आपकी सिक्योरिटी एजेंसी और क्लाइंट से जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मिला हुआ है, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो सकता है क्लाइंट की तरफ से, आज से ये करना है वो नहीं करना है, तो ऐसा कुछ अगर इंस्ट्रक्शन वगैरह है तो इसको भी आप सबसे पहले आप इन ब्रीफिंग में डिस्कस करें। उसके बाद आप डिप्लॉयमेंट करें। डिप्लॉयमेंट में फ्रेंड्स ध्यान दें कि जो क्वालिटी वाइज गार्ड है वैसे डिप्लॉय करें। हर पोस्ट पर आप देखिए तो कुछ गार्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनकी ड्यूटी वहीं पर लगाए, लेकिन ध्यान दें जो गार्ड जो धीरे धीरे सीखते हैं उन गार्ड को उनके बैकअप में रखें, उनको भी धीरे धीरे वहाँ पर ड्यूटी देते रहें, मतलब जब जिस दिन वर्कलोड कम होता है वहाँ पर। ताकि क्या होगा, कैसा होता है कि अगर आप एक गार्ड को पर्टिकुलर डिपेंडेंट रहेंगे, उस पर ही आप साइड चलाएंगे तो आपका काम रुक सकता है। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि पूरे साल के 12 महीने आएगा, कभी ना कभी छुट्टी लेगा तो उस दिन आपके काम में गड़बड़ी आ सकती है। इसलिए जो वीक लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो जल्दी चीज़ों को सीख नहीं पाते, उनको धीरे धीरे ट्रेन करते रहें और ऐसे मजबूत लोगों को आगे रखें। तो क्या होगा, जब वर्कलोड कम होगा तब इनको आप वहाँ डिप्लॉय कर दें ताकि ये चीज़ों को धीरे धीरे सीख सके। करते करते तो कुछ भी करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, मतलब जड़ बुद्धि वाला भी अभ्यास करने से सीख जाता है। तो ऐसे जो जड़ बुद्धि वाले, जो कम बुद्धि वाले हैं, उनको ऐसी जगह पे डिप्लॉय करें जब वर्कलोड कम हो, ताकि वो चीज़ों को करते करते सीख पाएँ। एक लीडर का यही काम है कि कमज़ोर लोग से भी अच्छा काम करवा ले। तो इसलिए बहुत ध्यान दें, डिप्लॉयमेंट में ऐसी काम आप करें। फिर आपका आता है स्ट्रेंथ रिपोर्ट और ग्रूमिंग रिपोर्ट। स्ट्रेंथ रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होती है आपके सिक्योरिटी ऑफिसर को, आपको मतलब क्लाइंट को और आपकी एजेंसी को भी। जो भी शॉर्टेज है, जो भी लैब्स वगैरह है, वो चीज़ों को आप वहाँ पर रिपोर्ट करें, ठीक है। फिर ग्रूमिंग पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपके पेट में क्या है कोई नहीं देखता है, लेकिन आपके शरीर पर कपड़े वगैरह कैसे हैं इससे ही आपकी क्वालिटी पता चलती है। अब जब अमीर लोग बाहर जाते हैं तो कार में BMW, स्कोडा वगैरह क्यों लेते हैं, क्योंकि कार देख के मालूम पड़ता है कि आदमी की औकात क्या है। वैसे कपड़े और ग्रूमिंग वगैरह देखकर पता चलता है कि भाई किस लेवल की सिक्योरिटी है। अगर ग्रूमिंग अच्छा होगा, तगड़ा होगा ना, तो लोकल सिक्योरिटी भी इंटरनेशनल दिखेगी। इसलिए ग्रूमिंग पर विशेष ध्यान दें। दाढ़ी वगैरह बना करके, हेयर कट
नॉर्मली आप सिक्योरिटी में तो सोल्जर कट ही रखें। उसके बाद आपका शूज़ वगैरह एकदम पॉलिश होना चाहिए, ड्रेस वगैरह आयन होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट है इसीलिए ये नहीं कि मतलब बस पंडित जी की तरह चले आए, ऐसा काम नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको एकदम वेल मेंटेन रहना है। मॉर्निंग में तो आप अच्छे रहें, बाकी तो काम से करते समय कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। और कंस्ट्रक्शन साइट पे जब काम कर रहे हैं तो 2 यूनिफॉर्म कैरी करें, एक धोएं एक पहने, एक धोएं एक पहने। और ग्रूमिंग अपना हमेशा मेंटेन रखें। एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है कि पहले तो खुद ग्रूम रहे, ताकि उसको देख कर लोग उससे इंस्पिरेशन ले, उसे सीखे भाई कैसा ग्रूमिंग होना चाहिए। तो ये भी आपकी ड्यूटी है, स्ट्रेंथ रिपोर्ट और ग्रूमिंग रिपोर्ट को सबमिट करना। अब आते हैं मेन काम पे। एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का मेन जो काम होता है लेबर मैनेजमेंट होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। अब ये लेबर का जो काम है बड़ा चैलेंजिंग जॉब है सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए। अब क्या होता है, अब ये मॉर्निंग में जब लेबर आएंगे तो सबसे पहले क्या कीजिए, इनकी तलाशी ले लीजिए। तलाशी में अब क्या इनको क्या होना चाहिए, तलाशी में ये जो गोवा गुटखा बीड़ी, नॉर्मली देखें तो ये चर्सी टाइप के लोग होते हैं, बहुत धूम्रपान वगैरह करते हैं और इनसे ही मतलब इनकी ये किए बिना ये रह नहीं सकते, गोवा गुटखा खाए बिना नहीं रह सकते। अब क्या तकलीफ होती है कि ये जो गोवा गुटखा वगैरह जहाँ पे खाते हैं वहीं पे थूक देते हैं, वहीं पे गंदगी मचा देते हैं। कई बार 7वें 8वें माले पे काम कर रहे हैं, अब बिल्डिंग ऐसी जगह बन रही है जहाँ पर अगल बगल में लोग रहते हैं, तो 7वें 8वें माले से थूक दिए, जाके किसी के ऊपर गिर गया, अब वो आगे आप हंगामा मचाएगा। तो इसीलिए ये सब मगजमारी पचड़ों से बचने के लिए आपको काम करना, इनकी तलाशी लेनी है। और सवेरे जितने नशे वाली चीज़ें हैं ना, गोवा गुटखा जुबा केसरी विमल, ये सब निकाल कर साइड में रख लेना और उनको वार्न करना है कि ड्यूटी पे आना है भैया, तो ये सब लेकर नहीं चलेगा हमारी साइड पे। आप ये खाना पीना अच्छा या बुरा हम नहीं जानते, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ ड्यूटी करनी, यहाँ पर काम करना है, तो आपका ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिर आप इनका आई कार्ड इनका चेक लीजिए, वैलिडिटी इनका चेक लीजिए। ये जो लेबर वगैरह काम करते हैं ना, इनको इंडक्शन की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इनके मतलब आपको सेफ्टी के साथ कैसे काम करना है, तो इनके यहाँ पे आईडी पे इंडक्शन का स्टैंप रहता है, तो उसको भी चेक कर लीजिए इंडक्शन का उनका हुआ है कि नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिसका इंडक्शन वगैरह नहीं हुआ है उसको ड्यूटी पे उसको चढ़ने देना नहीं है। उसका जो रिपोर्ट है आप तुरंत अपने एसओ मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर को दे दें और उसको वहीं पर होल्ड करके रखें। उसका डिसीजन आपका सिक्योरिटी ऑफिसर लेगा और इस बात को आप वहाँ पर रिमार्क में लिख दें कि नॉट इंडक्शन, इसका इंडक्शन वगैरह नहीं हुआ है। फिर चाइल्ड लेबर, फ्रेंड्स कई होता है कि इस भीड़ भाड़ में बच्चे लोग भी काम करने चले जाते हैं, तो ऐसा अगर दिख रहा है कोई व्यक्ति कि आप ये मतलब 18 साल से कम है, तो तुरंत उसका कोई गवर्नमेंट आईडी मांग ले उससे और चेक करे उसका। अगर गवर्नमेंट आईडी पर लिखा, अगर भले वो 17 साल का है, अगर गवर्नमेंट आईडी पे 18 साल उसकी एज है तो भाई वो मतलब काम कर सकता है। लेकिन अगर उसका आधार कार्ड में ही, भले वो बुढ़ा ही हो, लेकिन वो आधार कार्ड में उसका अगर 18 साल से कम दिया हुआ है तो उसको काम के लिए अलाउ नहीं करना है, क्योंकि पेपर जो बोलता है वही कोर्ट मानता है। अगर आपके पेपर में मर गए, आपका डेथ सर्टिफिकेट बन गया ना, फिर आपको फिर प्रूफ करते रहिए आप जिंदा हैं। तो इसलिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पे आप देख लीजिए। बुढ़े वाला जो कहावत है ऐसा होता नहीं है, समझ में आ जाता है, लेकिन आप देखिए कि आप ध्यान रखिए कि जो एज है ना वो पेपर पे 18 साल कम से कम होनी चाहिए, भले वो 17 साल का 16 साल का हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। कि जब रेड वगैरह पड़ेगी पुलिस की तो वो आईडी से ही वेरिफिकेशन करेंगे उसका। कई लोग बहुत मतलब एज ज़्यादा होती है लेकिन दिखते कम है, ऐसी भी प्रॉब्लम है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो उनका डॉक्यूमेंट है वहाँ पर उनकी एज जो है 18 साल या 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो एक वैलिड होते हैं काम करने के लिए साइड पर। तो चाइल्ड लेबर भी आप यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है कि कोई चाइल्ड लेबर वगैरह बिल्कुल नहीं हो। फिर आपका जो काम आता है मेन पेट्रोलिंग का। अब कम से कम 4 पेट्रोलिंग करें, 2 पेट्रोलिंग जो है आप करें, मतलब सिक्योरिटी सुपरवाइजर शुरू वाला और अंत वाला, और दोपहर के समय जो और इस शाम के समय वाला जो है पेट्रोलिंग वो सिक्योरिटी गार्ड से करवाएं। अब सिक्योरिटी गार्ड से करवाने का फ़ायदा फ्रेंड्स ये है, कभी आप नहीं आए तो आप घर बैठे बैठे उससे रिपोर्ट ले सकते हैं। आपके बैकअप में एक आदमी रहेगा तो साइड मतलब प्रॉपर चलती रही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमेशा 1-2 बंदों को ट्रेन करके रखें जिनको हेड गार्ड बना दें, उनको डिप्लॉय कर दें एज ए हेड गार्ड, तो आपका काम भी आसानी से कर सकते हैं। देखो आप जितना काम करवा पाएंगे उतना समझ लीजिए आप बढ़िया सुपरवाइजर हैं। अगर आप काम खुद कर रहे हैं तो आप गार्ड हैं, अगर आप काम करवा रहे हैं तो आप सुपरवाइज़र हैं। तो काम करवाना ही आपका काम है। अगर आप काम करवा पा रहे हैं फ़ोन पे ही बात करते करके, तो फिर आप बेस्ट काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। पेट्रोलिंग में आप क्या करेंगे, तो पेट्रोलिंग में आप देखेंगे जब आप घूमेंगे तो आप हर जगह काम चलता हुआ दिखेगा। तो आप जहाँ भी काम चल रहा है आपका उसका वर्क परमिट चेक कर लीजिए। वर्क परमिट पे आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहला डेट ऑफ वैलिडिटी,
उसका डेट क्या है, वैलिडिटी क्या है। फिर नेचर ऑफ वर्क, मतलब कौन सा काम चल रहा है। अब यहाँ पर सिविल वर्क का परमिट है और ये ग्राइंडिंग कटिंग वगैरह किए जा रहे हैं, तो इसको तुरंत, ये तो मतलब गलत काम है, गलत वर्क परमिट पे काम हो रहा है, तुरंत ऐसे काम को रोक देना है। तो नेचर ऑफ वर्क और सामने जो वर्क चल रहा है वो मैच होना चाहिए। हॉट, कोल्ड, कन्फाइंड, स्पेशलिस्ट एंट्री, ये सब वर्क परमिट आप देख लीजिए। वर्क परमिट क्या है और वर्क क्या हो रहा है देख लीजिए। नेम ऑफ कंपनी चेक कर लीजिए और उनकी आईडी से मैच कर लीजिए, उसी कंपनी के तो लोग हैं। नंबर ऑफ जो वर्कर है वो भी आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ वर्कर वहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 50 लोग काम किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी वहाँ पे डिटेल वगैरह दिया है उसी हिसाब से वहाँ पर काम होना चाहिए। और 3 इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हो वर्क परमिट के बारे में। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्टर का नेम होना चाहिए, फिर किसने काम उसको दिया है, किसने काम अप्रूव किया है उसका, और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट HSE मतलब हेल्थ सिक्योरिटी इंजीनियर जो है उसका वहाँ पर साइन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर काम करते वक्त किसी भी लेबर को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, हेल्थ इंजीनियर की, हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर की। तो अगर आप वहाँ पर साइन वगैरह नहीं है तो ऐसे काम को तुरंत रुकवा दें और अपने सुपीरियर को, मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर को या जो भी इंचार्ज वहाँ पर है उनको इन्फॉर्म करें कि सर यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की साइन नहीं है और ये वर्क परमिट इशू किया हुआ है, तुरंत काम रुकवा कर। और एक बात ध्यान रखें, कभी भी लेबर से उलझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। कभी भी लेबर को काम रोकना वगैरह हो तो उनके सुपरवाइजर को बुलाए, उसके बाद फिर आप काम को रोकने की कोशिश करें, फिर काम रोकें। और हमेशा पेट्रोलिंग में अपने साथ एक गार्ड को रखें। अकेले कभी दिन या रात कभी अकेले वगैरह में कभी पेट्रोलिंग नहीं करें, ताकि कोई तकलीफ आए तो आपके बैकअप के लिए एक व्यक्ति आपके साथ हमेशा होना चाहिए। दूसरा सेफ्टी का, अगर 6 फीट से ऊंचाई पर कोई काम वगैरह हो रहा है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर सेफ्टी बेल्ट होना बहुत ज़रूरी है, सर पे हेलमेट है, पीपीई किट वहाँ पर होना ही चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट पर पीपीई किट होना चाहिए। पीपीई किट अगर वो नहीं पहना तब भी आप काम रोक दीजिए और उनको बोलिए, उनके सिक्योरिटी जो उनके जो ऑफिसर है, उनके जो सुपरवाइज़र है, उनको बोलिए कि इनको पीपीई किट पहनाइए, फिर मैं वर्क करने के लिए अलाउ करूँगा। और इस बात की तुरंत उनका एक फ़ोटो ले ले और इसको अपने जो वहाँ पर एक ग्रुप होगा ऑफिसर्स का उसमें डाल दें कि सर ये जो वेंडर है ये मतलब नियम को पालन नहीं कर रहे हैं और गलत तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद मटेरियल इनवर्ड और आउटवर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। गाड़ी भर भर के गिट्टी, पत्थर, सीमेंट, बालू वगैरह सब आएगा, तो इसकी प्रॉपर एंट्री वगैरह करनी है, टाइम वगैरह देनी है। और सेम टाइम पर आपको क्या करना है, आपके जो वहाँ पर ऑफिसर है, सिक्योरिटी ऑफिसर है, उनको इन्फॉर्म भी कर देना कि सर ये टाइम पे इतनी गाड़ियाँ हैं। फिर आपको जब हैंडओवर में लिखेंगे ना तो कितनी इनवर्ड, कितना आउटवर्ड, कितना लेबर वगैरह सब आपको डिटेल वहाँ पर हैंडओवर में लिखनी पड़ेगी। ये सब डिटेल आपने अपने दूसरे शिफ्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर को, सुपरवाइज़र को दे दें, उसके बाद आप जा सकते हैं। नाइट में जब आप विशेष रूप से पेट्रोलिंग करेंगे तो नाइट में चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, कि बाउंड्री वॉल वगैरह बनी नहीं रहती है, तो ऐसे समय सरिया वगैरह ये सब जो चीज़ें होती है ना, चोरी होने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ पर जब आप दिखेंगे तो जहाँ पर बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं है तो ऐसी जगह थोड़ा तगड़ा आदमी को आप डिप्लॉय कीजिएगा, और रात में जब पेट्रोलिंग करेंगे तो कम से कम एक आदमी को अपने साथ में रखिएगा, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति वहाँ डिप्लॉय कीजिएगा जो थोड़ा तगड़ा हो और जो मारपीट करने की क्षमता अपने पास रखता हो। अगर अपना बचाव तो कम से कम कर सके, ऐसे व्यक्ति वहाँ डिप्लॉय कीजिएगा, ठीक है। तो शरीर से बलिष्ठ व्यक्ति को ही ऐसे जगह पर डिप्लॉय कीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो 2 आदमी को एक जगह पोस्ट पे डिप्लॉय कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर खतरा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर आप देखेंगे यहाँ पर चोरी की जो आशंका वगैरह हमेशा बनी रहती है, और एक डंडा भी उनके हाथ में दे दीजिएगा ताकि अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आए तो उससे वो लड़ सके। तो ये थी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी। मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर इस पर आप अमल करते हैं, ध्यान देते हैं या इसकी जानकारी भी रखते हैं तो आपकी ड्यूटी बहुत बढ़िया जाने वाली है। नॉर्मली कंस्ट्रक्शन साइट पे यही चैलेंज वगैरह आते हैं, मोस्टली वर्क परमिट का और ये लेबर, ये 2 जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पॉइंट पे आपको ज़्यादा काम करना है। और तीसरा पॉइंट जो आपका है मटेरियल इनवर्ड का, और ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान हमेशा रखनी है, क्योंकि इससे ही सारी चीज़ें होनी है। इससे ही आपका रेपुटेशन बढ़ने वाला है, आप लोकल है कि इंटरनेशनल है। अब भले लोकल हो लेकिन आपका ग्रुपिंग वगैरह अच्छा रखा हुआ है, गार्ड वगैरह ट्रेंड है आपके, तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल का काम कर पाएंगे। तो बस ध्यान रखें इन बातों का। और आप यही थी आज एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी। तो ये थी एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की
कंस्ट्रक्शन साइट पर ड्यूटीज़ क्या क्या है। इन सारे पॉइंट्स को आप जरा ध्यान रखिएगा और इसको दिमाग में रखकर काम करेंगे तो आपकी ड्यूटी बहुत बढ़िया जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की मॉल में, हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर एक कॉर्पोरेट ऑफिस में कैसी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होती हैं, क्योंकि इन्होंने सवाल काफ़ी लंबा वगैरह किया है तो मुझे कम से कम 5-6 वीडियो में चीज़ें कवर करनी होंगी, तो 5-6 वीडियो अगर बनने होंगे तो आगे वाले वीडियो में आप देखेंगे कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर की क्या क्या ड्यूटीज़ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हिमांशु जी को थैंक यू करते हैं हम इस वीडियो का अंत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।